नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1 की 1.3 अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले मैंने बता चुका हूँ इसके फर्स्ट वीडियो में, इस प्रश्नावली के पहले वीडियो में, कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आज जैसे कि ऊपर सवाल आपको यहाँ दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रीमेय संख्या है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें ये ज्ञान होना आवश्यक है कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इसके लिए आप इसमें इसी प्रश्नावली का जो पहला वीडियो है वो देखें और समझें कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। इसके बाद आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। इसका पहला सवाल, माना √5 एक प्रीमेय संख्या है। देखो बच्चों, ऊपर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रीमेय संख्या है, लेकिन हमने इसका उल्टा माना है। इसके विपरीत हमने माना है कि √5 एक प्रीमेय संख्या है। ठीक है, और इसी को हम गलत साबित करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे तथा √5 बराबर है P/Q के। ठीक है, इसलिए अगर प्रीमेय संख्या है, अगर कोई प्रीमेय संख्या है तो वो किस रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। और Q जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होता। और P व Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है। P और Q यानी इस P और Q के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें एक के अतिरिक्त और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि मान लिया कोई संख्या है, जैसे मान लिया कोई संख्या है 3/4। ठीक है, 3 के गुणनखंड 3 × 1, 4 के गुणनखंड 2 × 2 × 1, यही होते हैं। अगर किसी के अभाज्य गुणनखंड करें तो यही होंगे। और इसमें देखो, इसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और संख्या ले ली 5/4, तो 5 के गुणनखंड 4 के गुणनखंड। ठीक है, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी तरह 5 और 7 ले लिया, तो 5 × 1 7 × 1, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी ही मैंने P/Q संख्या मानी है। जो ये प्रीमेय संख्याएं, ये सब प्रीमेय संख्याएं, और इनमें एक के अतिरिक्त हमने कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लिया। ठीक है, ऐसी संख्या ली है कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई। और देखो, इसका जो HCF होगा, HCF भी क्या होगा? इन संख्याओं का HCF होगा 1। ठीक है, कॉमन क्या है? जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है, जो हमने पिछली प्रश्नावलियों में किया है। HCF क्या होता है? जो कॉमन होगा, जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा, वही इसका HCF होगा। तो जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा उसका हमेशा HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यही चीज मैंने इस सवाल में यहां लिखी है कि Q जो है इसमें 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि प्रीमेय संख्या का जो हर होता है वो 0 से बड़ा होता है। और P व Q में जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये क्या होंगी? ये सहअभाज्य होंगी, दोनों आपस में सहअभाज्य। ठीक है, यानी इसमें इसका आपस में कोई भाग नहीं जाएगा। ठीक है,
कारण एक ये भी ले सकते हो, इसलिए HCF क्या आ गया, इन दोनों का HCF आ गया, यानी P और Q का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये भी लिख सकते हो आप, और अगर इतना भी लिख दोगे तो उसमें काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। ये आपको लिखना होगा, ठीक है, मानना है, उसका उल्टा विपरीत आपको मानना पड़ेगा, और ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि इसका जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है और इसमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो पक्षांतर करेंगे। P बराबर बताओ क्या आ गया, P को यहीं रहने दिया, इस Q को मैं √5 के पास ले जाऊंगा तो भाग में है, इधर भाग में है तो उधर √5 के साथ किस में चला जाएगा, ये गुना में चला जाएगा। ठीक है, पक्षांतर नियम जो होता है वही। अब दोनों पक्षों का मैं क्या करूंगा, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p², ठीक है, इसी तरह √5 और Q का वर्ग किया तो क्या आ गया, वर्ग करने पर अगर 5 का √5 का हम वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है, क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। वैसे √5 का वर्ग क्या हुआ, √25, और √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 ही होता है, एक ही बात है। तो इस √5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5, और Q का वर्ग क्या आ जाएगा, Q², क्योंकि इन दोनों के ऊपर होल वर्ग का मतलब होता है इन दोनों के ऊपर ये वर्ग है। तो ये एक समीकरण बन गई। p² का जो मान है वो 5Q² के बराबर है। अगर ऐसा है, अगर चूंकि ऐसा है तो p² 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है। अगर p² 5 से विभाजित है तो इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। अब ये क्या है, देखो अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है, ठीक है, जैसे 9 3 से विभाजित है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल भी 9 का वर्गमूल 3 भी 3 से विभाजित होगा, इसका वर्गमूल भी विभाजित होगा। या मैं कह दूं भी 3 का वर्ग अगर 3 से विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। या मैं कह दूं 16 2 से विभाजित है तो 16 का जो वर्गमूल है वो भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पे हमने अप्लाई किया कि अगर p² 5 से विभाजित है तो p² का जो वर्गमूल है p वो भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी कोई किसी का गुणनखंड अगर विभाजित होता है तो उसके टुकड़े भी विभाजित होते हैं। जैसे 8 है, 8 2 से विभाजित है तो 8 के गुणनखंड क्या हो गए, 8 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2। ठीक है, तो अगर 8 से 2 विभाजित है तो इनके टुकड़ों से भी 2 विभाजित होगा। ठीक है, जैसे 6 से 2 विभाजित है, 6 में 2 का भाग पूरा जाता है तो इसका मतलब इसका जो टुकड़ा होगा वो भी एक कोई ना कोई टुकड़ा उसका उससे विभाजित होगा। ठीक है, अगर 6 से 3 विभाजित है तो उसका एक टुकड़ा 3 से विभाजित होगा। तो यही यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक इस तरह लिखना है आपको। अब क्या मानना है, अब आपको मानना है ये जो p है, p बराबर मान लो 5r। ठीक है, इस p की जगह में 5r मानना है, 5r 5h कुछ भी मान सकते हो। ये r हमने एक पूर्णांक लिया है, ठीक है ना, यहां लिख भी सकते हो क्योंकि r क्या है, एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। p बराबर 5r मानना है हमने। अब इस समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान, इस p की जगह हम क्या रख देंगे, 5r। तो देखो समीकरण 1 में p का मान
रखने पर इस पी स्क्वायर की जगह मैंने पी का मान रखा है। पी का मान कितना है? पी का मान है 5r, तो मैं इसकी जगह 5r रख देता हूं। पी की जगह मैंने 5r लिख दिया और पी के ऊपर क्या है? वर्ग है, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया? वर्ग आ गया, 5q²। ठीक है, अब वर्ग है तो कितना हो गया? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। r का वर्ग r² बराबर 5q²। अब पक्षांतर करेंगे, q² बताओ क्या आ गया? अगर हम पक्षांतर करें q² बराबर, इस 5 को मैं यहां गुना में है तो 25r² के किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। 5 से कट गया 25, तो बताओ q² बराबर क्या आ गया? q² बराबर आ गया 5r²। 5 25 कट गया ना, 25 में 5 का भाग पूरा गया, 5 से विभाजित, 25 5 से विभाजित है, तो q² बराबर 5r² आ गया। तो यहीं वही लिखेंगे हम जो ऊपर लाइन लिखी थी, क्योंकि q² बराबर 5r² है, तो q² 5 से विभाजित है। ठीक है, और इसलिए q² अगर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो, यहां देखो, p भी 5 से विभाजित हो रहा है। p जो है, p कोई संख्या है, वो 5 में उसका भाग पूरा जा रहा है। और नीचे हमने क्या सिद्ध किया है कि q भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी p बटे q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। और कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो वो उस संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां हम क्या लेने रखेंगे? इसलिए p व q दोनों 5 से विभाजित हैं। p व q दोनों ही 5 से विभाजित हैं। अगर दोनों में 5 का भाग पूरा जा रहा है, p में भी 5 का पूरा भाग जा रहा है और q में भी 5 का पूरा भाग जा रहा है, दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि p व q इन दोनों में 5 इनका जो है सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 5 इनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड है। अगर p और q दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं तो 5, अतः जो 5 है इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि p व q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने तो ये माना था कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन आखिर में हो क्या गया? ये हो गया कि इसमें 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका मतलब हमने जो कल्पना करी थी वो गलत करी थी, है ना। तो ये मैंने सवाल के शुरू में ही कहा था कि जो हम अपनी कल्पना कर रहे हैं, जो अवधारणा हम कर रहे हैं, उसे अवधारणा को हमें गलत साबित करना है, तो ये सवाल हमारा हो जाएगा। अब इसमें एक लाइन और लिखनी है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी कल्पना का विरोधाभासी है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभासी, यानी हमने जो सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसका केवल उल्टा है। हमने तो सोचा था कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन और परिमेय है तो ये p बटे q भी परिमेय है ना, और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है 1 के अतिरिक्त, तो इसका मतलब ये विरोधाभासी है। अर्थात √5 एक
अप्रिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया कि √5 एक प्रीमेय संख्या ना होकर एक अप्रिमेय संख्या है। अब चाहे √5 आ जाए, ये परीक्षाओं में कई बार आ जाता है कि सिद्ध करो √2 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध करो √3 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध करो √5 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध करो √7, कुछ भी आ जाए, कुछ भी अप्रिमेय संख्याएं आ जाए, उसकी जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो इसी रूम में होगी। यही लाइन लिखी है, √5 की जगह √2 √3 जो भी सिद्ध करना है वो आ जाएगा यहाँ, √3 √5 3 7 जो हमें सिद्ध करना है वो आ जाएगा। बस जो लैंग्वेज है वो इसी तरह लिखी जाएगी, सबकी सेम ही। बस यहाँ √5 की जगह संख्या चेंज हो जाएगी। यहाँ 5 R माना है तो अगर 2 है तो 2 R मानेंगे, अगर √3 को सिद्ध करना है तो 3 R मानेंगे, बाकी सेम सब कुछ रहेगा। यहाँ 5 25 हो गया तो यहाँ 2 दूनी 2 का कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, 3 का कर रहे हैं तो 3 3 9 और 7 का कर रहे हैं तो 49 आ जाएगा। बाकी सेम, लैंग्वेज में कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करनी है, बाकी सेम आपको ऐसे का ऐसा ही लिखना है। अगर परीक्षा में √5 की जगह वो कोई और संख्या दे देता है तो ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल यहाँ पूरा हुआ। दूसरा सवाल जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हमने पहला सवाल किया है उसके अंदर √ की संख्या को हमें अप्रिमेय किया है, लेकिन इसमें देखो 3 जो √ में नहीं है, +2 भी √ में नहीं है और √5 जो √ के अंदर है। तो ऐसी संख्या को हमें अप्रिमेय कैसे सिद्ध करना है? तो जैसे हमने फर्स्ट सवाल में लिखा था वैसे इसमें लिखना है, माना, इसके विपरीत मानना है हमें, माना 3 + 2 √5 एक प्रीमेय संख्या है। सिद्ध हमें अप्रिमेय करना है, लेकिन इसके विपरीत हम इसको प्रीमेय संख्या मान रहे हैं। अतः अगर ये प्रीमेय संख्या है, और प्रीमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है। आपको प्रश्नावली के शुरू होने पर भी मैंने बता चुका हूं, इस वीडियो के पे आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या कौन सी होती है। तो जो प्रीमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है। अतः 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ठीक है, और चूंकि Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। अगर हर 0 के बराबर नहीं है तो वो एक प्रीमेय संख्या है। अब केवल इन सवालों में हमें केवल पक्षांतर करना है। ऐसा पक्षांतर यानी इस तरह का ट्रांसफर करना है कि केवल √5 रह जाए एक तरफ, चाहे बाईं तरफ रह जाए चाहे दाएं तरफ रह जाए। ठीक है, क्योंकि हम √5 को हम सिद्ध कर चुके हैं। फर्स्ट सवाल में हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, फर्स्ट सवाल में हम सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो पक्षांतर करेंगे हम। 3 को उधर लेके गए, 3 को P/Q के पास लेके गए तो 3 किसका हो जाएगा? यहाँ पे प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 2 को लेके जाएंगे उधर। 2 किस में है? यहाँ पे 2 गुणा में है। और पक्षांतर का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का ट्रांसफर दाएं पक्ष से बाएं या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में करते हैं तो जो प्लस वाली संख्या वो माइनस में आ जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस में, और जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग वाली है वो गुणा में चली जाती है। तो यहाँ गुणा में √5 के, तो इन संख्या के किस में आ जाएगी? भाग में संख्या आ जाएगी, यानी P/Q -3 बटे में 2। ठीक है, अब देखो, यानी √5 का मान बराबर है P/Q -3 बटे 2 के। और हमने 3 + 2 √5 को क्या माना? एक प्रीमेय संख्या माना है। अगर ये एक प्रीमेय संख्या है
और चूंकि एक नियम है कि प्रीमेय संख्या में से अगर कोई प्रीमेय संख्या घटाई जाए, जोड़ी जाए, गुणा की जाए तो वह प्रीमेय संख्या ही उत्तर आता है। अगर प्रीमेय संख्या में प्रीमेय संख्या का भाग दिया जाए तो जो भागफल होता है वो एक प्रीमेय संख्या ही होता है। अगर प्रीमेय संख्या को किसी प्रीमेय संख्या से गुणा किया जाए तो जो गुणनफल होता है वो एक प्रीमेय संख्या होता है। ठीक है, चूंकि P/Q -3/2 एक प्रीमेय संख्या है। क्यों है प्रीमेय संख्या बताओ? क्योंकि हमने ऊपर माना इसको एक प्रीमेय संख्या माना है 3। तो प्रीमेय संख्या में अगर कोई भी संख्या हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ये भी प्रीमेय, और इस प्रीमेय संख्या में ही हम पक्षांतर कर रहे हैं। प्रीमेय संख्या में किसी को जोड़ रहे हैं, किसी प्रीमेय संख्या में घटा रहे हैं, तो वो एक प्रीमेय संख्या ही रहेगी। तो ये सारी एक प्रीमेय संख्या ही रहेगी। तो ये एक प्रीमेय संख्या है। अच्छा, उसके बाद अतः अगर ये प्रीमेय संख्या है और ये किसके बराबर है? ये बराबर है √5 के। ये प्रीमेय संख्या बराबर है √5 के। अगर ये वाला भाग प्रीमेय है तो इधर वाला भाग भी क्या होगा? प्रीमेय होगा। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अप्रीमेय संख्या है। अरे पर पहले सवाल में हमने इसको अप्रीमेय तो सिद्ध किया है, तो यहां प्रीमेय कैसे हो जाएगी? तो उसी का रेफरेंस है यहाँ पे कि हमें ये तो शुरू में ही सिखाया गया है कि जो अभाज्य संख्याएं अगर अंडरूट के अंदर हैं तो वो तो अप्रीमेय होती हैं। ठीक है, तो यहाँ √5 को हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अप्रीमेय है। तो यहाँ दोबारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा लिख सकते हैं कि हमें पता है कि √5 एक अप्रीमेय है। ये अगर प्रीमेय है तो ये भी प्रीमेय होगी, लेकिन इसके विपरीत हम तो ये जानते हैं कि √5 तो एक अप्रीमेय संख्या है। अप्रीमेय संख्या है तो इसका मतलब ये जो हमने कल्पना करी थी, क्या कल्पना की थी कि ये प्रीमेय संख्या, ये गलत कल्पना के कारण हुआ है। क्योंकि ये तो सबको जगत विदित है कि √5, √3 ये सारी अप्रीमेय संख्या होती हैं। तो ये किस कारण हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये गलतफहमी किस कारण हुई? यह हमारी गलत, हमने इमेजिन किया था ना, गलत, रॉन्ग, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ हमारा गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 अगर ये अप्रीमेय संख्या है तो √5 बराबर नहीं होगा किसके? P/Q -3/2 के, है ना? ये बराबर हो ही नहीं सकता। ये बराबर हो ही नहीं सकता। ये अप्रीमेय संख्या है, ये अप्रीमेय और ये प्रीमेय, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि प्रीमेय संख्या अप्रीमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो बराबर तो हो ही नहीं सकती, और अगर बराबर नहीं हो सकती तो हमारी कल्पना गलत है ना? तो अतः तीन प्लस 2 √5 एक अप्रीमेय संख्या है। तो इस तरह ये सवाल हमारा यहाँ खत्म होता है। ठीक है, इसको लिखना है आपको, और यह भाषा इसमें लिखनी है। पहले तो हमें ये मानना है कि एक उल्टा इसके विपरीत मानना है कि एक प्रीमेय संख्या है, और प्रीमेय संख्या है तो मैंने बताया कि प्रीमेय संख्या में से P/Q के रूप में होती है, और Q बराबर नहीं होता है 0 के। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर ऐसा करेंगे कि केवल अप्रीमेय संख्या यहाँ रह जाए, बाकी सारी संख्याएं एक तरफ हो जाए।
फिर हमें वही लिखना है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या घटाने पर, कोई भी परिमेय संख्या का भाग देने पर वो परिमेय संख्या ही रहती है। तो ये सारी परिमेय संख्या है, और ये सारी परिमेय संख्या किसके बराबर है? √5 के बराबर है। तो √5 भी परिमेय होना चाहिए, या अगर परिमेय संख्या किसी संख्या के बराबर है तो वो भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा किस कारण हुआ? ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, जो हमने ऊपर कल्पना करी थी कि एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी, यानी इसमें हमें कल्पना करनी है। अब जैसे कोई एक बच्चा कह दे कि जी 2 बच्चे हैं, वो कह दे कि ये एक कबूतर है, ठीक है, ये कह दे कि नहीं ये एक बिल्ली है, ठीक है। अब दोनों अड़े हुए हैं। अब है तो वास्तव में ये कबूतर, लेकिन ये इसे बिल्ली कह रहा है। तब ये कहता है कि चल मैं कल्पना कर लेता हूं कि ये एक बिल्ली है, ये है तो ये कबूतर, ठीक है, लेकिन ये बिल्ली कह रहा है उसे। तो इसने कह दिया कि मैं चल इसका उल्टा तेरे को उल्टा मान लेता हूं कि ये एक बिल्ली है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि एक प्रयोग करता है कि माना ये एक बिल्ली है, चलो इसको पकड़ते हैं, अगर बिल्ली होगी तो भागेगी, और उड़ गई तो बिल्ली चूंकि उड़ती नहीं है, तो इसने जैसे इसको पकड़ा तो वो तो उड़ गया, तो बिल्ली तो उड़ नहीं सकती। तो ये किस कारण हुआ? ये इसकी गलत कल्पना के कारण हुआ। वो बिल्ली समझ के पकड़ रहा था, लेकिन क्यों उड़ी? क्योंकि वो कबूतर था। तो इसी रूप से हमने इसको माना है कि ये एक उल्टा हमने इसको मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, और अपने आप को ये हमें गलत सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल खत्म होता है। अब हम इसके बाद तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल तीसरे का पहला, इसने दिया है 1/√2। सब में हमें इसी तरह से करना है जो हमने इससे पहले दूसरा सवाल किया था, कि सभी संख्याओं का पक्षांतर करना है। सेम दूसरे सवाल की तरह ही है, पहला दूसरा तीसरा, जो तीनों सवाल हैं सेम दूसरे सवाल की तरह होंगे। जैसे मैं बता देता हूं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें तीसरे सवाल में भी हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टे हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और मैंने क्या बताया, अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो किसके बराबर होगी? अतः 1/√2 बराबर होगा P/Q के, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, और चूंकि जो Q है वो बराबर नहीं होता 0 के, ठीक है, चूंकि Q बराबर नहीं होता 0 के। अब उसी तरीके से हम फिर करेंगे पक्षांतर। ऐसा पक्षांतर करेंगे कि √2 P/Q को मैं इधर लेके जाऊंगा और √2 को इधर, तो √2 P/Q के गुणा में आ गया, और Q यानी तिरछा गुणा कर दिया मैंने, PQ, तो क्या आ गया? Q/P, ठीक है। अकेला रह गया √2, तो यही चाहिए था हमें। हमें पता है कि √2, √3, √5, √7 जितनी भी अभाज्य संख्याएं √ के अंदर हैं वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये हम वीडियो 1 में कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहां लिखना है, चूंकि हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या P/Q के बराबर है, तो इसका मतलब P/Q भी परिमेय संख्या है। अगर P/Q परिमेय संख्या है तो Q/P भी परिमेय संख्या, यानी अगर परिमेय संख्याओं में किसी परिमेय संख्या का भाग दिया जाए या उसको पलट दी जाए तो वो परिमेय ही रहती है। तो चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, सेम दूसरे सवाल की ही यहाँ पे हमें लैंग्वेज लिखनी है, सब सेम रहेगा, बस अपने जो सवाल है उसकी जो रकम है वो चेंज होती रहेगी। अतः Q/Q किसके बराबर है? Q/P बराबर है √2 के, अतः √2 भी एक
परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √2 बराबर नहीं हो सकता Q/P के, क्योंकि ये अपरिमेय और ये परिमेय। अगर नहीं हो सकता, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह में ये सिद्ध करना। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। इसी तरह जो दूसरा सवाल है, सेम इसी तरह ही है, सिर्फ इसमें हमें ये दूसरा सवाल है वही मानना है, हमें माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसका उल्टा हमने मान लिया, अपरिमेय सिद्ध करना था, लेकिन हमने उसके विपरीत इसको एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो बताओ किसके बराबर, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के बराबर होती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। और जो उसका हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। अगर हर 0 हो गया तो वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी, और जिसका हर 0 नहीं है वो हमेशा हर संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब वही पक्षांतर करेंगे, इस तरह का ट्रांसफर करेंगे कि यहाँ √, वाली संख्या रह जाए। तो बताओ किसको लेके जाओगे, √5 है तो आप लेके जाओगे केवल 7 को। तो 7 किस में, गुना में, तो यहाँ किस में चला जाएगा, Q के गुना में, यानी P/Q के भाग में, मतलब 7Q। ठीक है, इसका इससे गुणा हो गया, इसकी जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसकी संख्या के नीचे 1 होता है, 1 का P से गुणा हो गया, तो P एकम, P का P रह गया, और 7 का Q से गुणा हो गया। 5 का हमने कहीं पक्षांतर नहीं किया, 5 को यहीं रहने दिया। ठीक है, √5 यहीं रह गया। हमें चाहिए ये था कि भी एक √, वाली संख्या यहाँ रह जाए, ताकि हम अपनी जो भाषा है वो वापिस लिख सकें। क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या। क्यों है ये परिमेय संख्या, क्योंकि हमने शुरू में इसको परिमेय माना है, P/Q एक परिमेय संख्या के रूप में। और परिमेय संख्या में 7 क्या है, एक परिमेय, और 7 का हमने जब इसमें भाग दिया तो मैंने बताया ना कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग कर दो, गुणा कर दो, जोड़ कर दो, घटाव कर दो। अगर किसी परिमेय में परिमेय संख्या का ही जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर रहे हो तो वो परिमेय ही रहती है। तो इसलिए P/7/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन मामला यहाँ पे उलझ जाता है कि ये बराबर किसकी है, ये √5 के बराबर है। अतः अगर √5 के बराबर है तो √5 भी एक परिमेय संख्या √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लैंग्वेज तो सेम वही है जो ऊपर वाले सवालों में हम सवाल नंबर 2 से कर रहे हैं, सेम वही लैंग्वेज है। आप 2-3 बार करोगे तो ये आपको याद रहने लग जाएगी। अच्छा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
कि ये प्रीमिय संख्या ना होकर एक अप्रीमिय संख्या है। ये तो हमने पहले सवाल में सिद्ध ही कर चुके हैं कि √5 एक अप्रीमिय संख्या है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अतः अगर √5 एक अप्रीमिय संख्या है तो √5 बराबर नहीं हो सकता P/7Q के। ये बराबर हो ही नहीं सकता, ये अप्रीमिय और ये प्रीमिय, तो बराबर कैसे हो जाएगा ये। और अगर बराबर नहीं हो सकता तो हम ले सकते हैं, इसलिए 7√5 एक अप्रीमिय संख्या। ठीक है, सेम वही है, आपको कुछ नहीं करना, बस पक्षांतर करना आना चाहिए और इसकी लैंग्वेज आपको याद रहनी चाहिए और आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखता हूं कि मैं बच्चों को यही सवाल सबसे मुश्किल लगते हैं, √5 को सिद्ध करना, ये सवाल आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे बार बार 1-2 बार अभ्यास कर लेते हैं तो उन्हीं को ये आसान लगने लग जाते हैं। बस इसमें थोड़ा लैंग्वेज हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे ये है अगला तीसरा सवाल 6 + √2, तो वही लैंग्वेज सेम ही रहेगी। क्या माना, मैं इसको जल्दी से करा देता हूं क्योंकि इसमें समझाने वाला तो कुछ भी नहीं है, बस पक्षांतर थोड़ा बता देता हूं, बाकी लैंग्वेज आप ऊपर वाले को देखकर लिख लेना। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी उसका उल्टा हमने यहाँ पे भी वही सेम वैसे ही लिखा है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा, P/Q के। 6 + √2 बराबर इसलिए P/Q के, और चूंकि Q जो है बराबर नहीं होगी किसके, 0 के बराबर नहीं होगी। वही पक्षांतर करो, किसको लेके जाओगे, मैंने बताया ना अंडूट वाली संख्या रहनी चाहिए। हमें किसी ना किसी तरह से इस तरह का पक्षांतर करना है कि अंडूट वाली संख्या बाएं या दाएं पक्ष में रह जाए। ये 6 पक्षांतर होकर किसका आ जाएगा, -6। ठीक है, अब सेम वही मैं बता देता हूं, ये अपने आप सवाल करना एक कोशिश करो ताकि आपको आ जाए। ये अपने आप करने की कोशिश करो, सेम इसी सवाल की कॉपी मारनी है आपको। यहाँ P/7Q की जगह क्या लिखना है, P/Q -6, ये लिखना है आपको। ठीक है, चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, अतः √2, यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 बराबर नहीं है P/Q -6 के। अतः इसलिए 6 + √2, यहाँ 7√5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप इसको 1-2 बार अभ्यास करोगे तो ये प्रश्नावली बहुत आसानी से आ जाएगी। और पहला जो सवाल था इसमें भी आपको एक अभ्यास करने की जरूरत है। इसके उदाहरण में दे रखे हैं, इस √5 की जगह आप √3 ले लो, √2 ले लो। ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो √2, √3 और √5, इन तीनों में से कोई एक सवाल पूछा जाता है। तो इसको आप द्वारा ये देखकर शुरू से और इसको अभ्यास करो। ये √5 का मैंने करा दिया, तो √3 और √2 का खुद करने की कोशिश करो, तो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। तो इसी के साथ जो अभ्यास है एक्सरसाइज 1.3 ये पूरी होती है। अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसको हल करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहो, घर पे रहो। धन्यवाद।